नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा जनसंवाद न्यूज से। आज मैं पहुंचा हूं भाटापारा के विधायक श्री इंद्र कुमार साव जी के पास। साव जी ने काफी लंबा राजनीतिक जीवन जिया, 4 बार पार्षद रहे और उसके बाद इस पार्षद के सफर से सीधा विधायक बने। साव जी, आपने ऐसा क्या जादू किया कि हमेशा राजनीति में आप जीतते रहे और फिर 4 बार पार्षद बनने के बाद इस बार सीधे आप विधायक बन गए? सबसे पहले तो मैं आपके जनसंवाद चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। मेरा राजनीतिक जो सफर है 1999 में पार्षद बना। उसके पहले बहुत लंबी जो NSY हो गया, युवक कांग्रेस हो गया, उसके भी पहले एक हिंद युवा संगठन हम बनाए थे और उसके माध्यम से बहुत सी गतिविधियां वार्ड के जो हमारे युवा साथी हैं उनके साथ मिल करके बहुत सी जो कार्यक्रम है उनका आयोजन करना, छोटे छोटे चाहे वो खेल का माध्यम हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो, चाहे बहुत सी ऐसी गतिविधि रही जिसमें धीरे धीरे एक अनुभव भी मिलते गए और लोगों का जुड़ाव भी हमारे से होते गया। उसके बाद जब 1999 में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे घर आए, हमारे पिताजी स्वर्गीय KR साव जो सेवानिवृत्त शिक्षक रहे, उनको पार्षद का टिकट देना चाहते थे। तो हमारे पिताजी बोले कि ये सब राजनीति तो मेरे से नहीं हो पाएगा, यदि हो सके तो मेरे तरफ सामने हाथ बढ़ाकर बोले कि इनको दे दो टिकट। तो वहीं से एक राजनीति का सफर है वो प्रारंभ हुआ और जिस वार्ड से मैं पहली बार चुनाव लड़ा उस वार्ड में कभी कांग्रेस जीती नहीं थी। मतलब वो पहला चमत्कार था, वो पहला था और पूर्णतः एक कृषक परिवार रहा। दादाजी भले ही हमारे पार्षद रहे तो मन में जरूर ये बात रहती थी कि एक सेवा का जो जज्बा जो उनके में देखते थे, तो हमारे मन में भी था कि पार्षद बनने के बाद क्या होता है, कैसा होता है, ये सब चीज मन में एक जिज्ञासा तो हमेशा रही। और उसका एक जो सुखद परिणाम जो मिला, जब लड़े, बहुत अच्छे वोट से जीते और जीतने के बाद में लोगों का जो उत्साह जो देखे, वो लगातार वहीं से हमारा जो काम करने की जो क्षमता बढ़ती गई और जो भी हमारे सामने में कुछ भी समस्या लेकर के आते थे और प्रयास यही होता था कि किसी का काम न रुके और पूरा दमखम से और बहुत ही मजबूती से सबका काम करते थे। और इसी बढ़ते 4 बार लगातार पार्षद रहे और केवल अपने वार्डों तक सीमित नहीं रहे, नगर में और भी वार्डों में भी यदि कोई समस्या लेकर आते थे उनका भी अपन काम करते थे। तो इसका भी फायदा राजनीतिक जीवन में हमको बहुत अच्छे से मिला। और उसके बाद 4 बार पार्षद के बनने के बाद मन हुआ कि अब नहीं लड़ना है चुनाव पार्षद का। तो उसके बाद पार्टी ने अपना निर्णय लिया और विधायक का टिकट मिला। और विषम परिस्थिति में जो लोगों का हमें प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छे मतों से चुनाव में विजयी हुए और आज आपके सामने विधायक। अच्छा, जब पार्षद आप थे तो उस समय नगर पालिका में किस प्रकार से काम होता था? वो 90 का दशक और वो दौर और आज का दौर, आज की नगर पालिका, क्या अंतर देखते हैं, क्या अंतर आया है इसमें? देखिए, उसमें पार्षद तो सब बनते हैं लेकिन अपना अपना एक नजरिया होता है कि हमको क्या करना है। तो हमारा जो वार्ड है वो ग्रामीण परिवेश का रहा और पिछड़ा क्षेत्र रहा, गरीब मजदूर किसान लोग का वार्ड रहा। तो यहाँ समस्याओं का तो हम बार रहा। तो यहाँ सुबह से ही बहुत सारी समस्या लेकर के जो हमारे बीच में सब लोग आते थे, तो सबका धीरे धीरे करना। उस समय का जो दौर था उसमें मैंने सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुनना है, निराकरण करना है, बस एक ही उद्देश्य रहता था हमारा।
तो ये 3 दशक के दौरान समस्याओं में कोई कमी आई कि अभी भी लोग उसी प्रकार से समस्याओं को लेकर आते हैं? देखिए, आज वर्तमान स्थिति में तो ऐसा है कि जो आम जो जनता है उसकी अपेक्षा तो बहुत ज्यादा है, और सभी की समस्याओं का निराकरण कर पाना भी संभव नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है कि 90% जो भी समस्या है उसको हम हल कर पाए। आप नगर के प्रथम नागरिक हैं। आज आपके सामने जो भाटापारा नगर पालिका है, इसकी मूलभूत ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जिन्हें वर्तमान सरकार को काम करना चाहिए और वर्तमान में इस नगर में होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ भाटापारा का नाम तो प्रदेश में भी बहुत अच्छे स्थिति में लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे भाटापारा में जो होना चाहिए वो कहीं कुछ नहीं दिखता। कहीं पर सौंदर्यीकरण के नाम से यहाँ कुछ नहीं है भाटापारा में। भाटापारा बड़ी बस्ती है, व्यापारिक बस्ती है, धार्मिक बस्ती है। बहुत से आयोजन यहाँ होते रहते हैं, बड़े बड़े खेल के आयोजन भी होते हैं। धार्मिक आयोजन के रूप में तो यहाँ जाना ही जाता है, धार्मिक नगरी के रूप में जी। लेकिन भाटापारा में जो जो विस्तार होना था वो नहीं हो पाया है, और इसके लिए एक सबकी साझा जवाबदारी है। सबको मिलकर इसमें एक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो सबको मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। और आपको क्या लगता है, वर्तमान सरकार इसमें सहयोग कर रही है, नहीं कर रही है? देखिए, वर्तमान सरकार के पास तो हमको तो ऐसा लगता है कि फंड की बहुत कमी है, क्योंकि अभी तक कुछ हो नहीं साल भर से ज्यादा हो रहा है, बीतने को है, लेकिन यहाँ नगर पालिका में अभी तक कोई फंड की व्यवस्था नहीं हुई है। आज जो हमारे भाटापारा में जो काम चल रहे हैं वो पिछली सरकार में जो स्वीकृत जो राशि थी उसी राशि से अभी तक का जो विकास कार्य हुए हैं। अभी वर्तमान सरकार के द्वारा कहीं किसी प्रकार की राशि की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार, इतनी बड़ी जो नगर पालिका है भाटापारा की, प्रदेश में इसकी गिनती एक अलग होती है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ बहुत सी अपेक्षाएं हैं और संभावनाएं भी है भाटापारा में कि यहाँ से काम करने की। एक भाटापारा में ये है कि कोई अच्छा सा कोई सौंदर्यीकरण वाला चौक नहीं है हमारे यहाँ। आप देखेंगे यहाँ कोई बढ़िया सा ऐसा सौंदर्यीकरण वाला तालाब नहीं है हमारे यहाँ जी। हमारे पूर्व भी और भी जनप्रतिनिधि रहे, अपने अपने स्तर पर काम किया होंगे, लेकिन हमको कोई बाहर से कोई आदमी यदि आता है तो हम दिखा नहीं पाएंगे यहाँ की हमारे यहाँ ऐसा कुछ चीज है कि जैसे बलौदा बाजार में चौपाटी का निर्माण हुआ। जी, हमारे यहाँ जी। आसपास में जो देखते हैं अपन, बलौदा बाजार हो गया, बेमेतरा हो गया, लेकिन भाटापारा में ऐसा हमको कोई सौंदर्यीकरण के नाम पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। आपने जब चुनाव लड़ा, जब आपको विधानसभा की टिकट मिली, जब आपको पता चला कि आपको विधायक की टिकट मिल गई है, उस क्षण आपने क्या महसूस किया, कैसा लगा? आप प्रत्याशित था या फिर आपको पहले से पता था? देखिए, मन में तो जब राजनीति कोई करता है तो अपेक्षाएं तो रहती है मन में कि कभी समय हमारा भी ऐसा आ सकता है। और जब हमको टिकट मिला तो मन में सीधे 2-3 प्रश्न आकर के खड़ा हो गए कि हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में काम करना है। खुशी तो बहुत हुई, सरकार नहीं आने से निराशा भी हुई, क्योंकि जब सरकार होती है तो बहुत सी मन में जो बातें हैं वो तो जितना हम मांगेंगे नहीं उससे ज्यादा मिलता है। आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षा इतनी ज्यादा है कि हम उनके अपेक्षा में हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास फंड की कमी है। आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां जो बह रही है उसमें हम बहुत विकास की तो कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आज देखते हैं किसी भी गांव में जाते हैं तो उनके पास समस्या यही होती है कि अवैध शराब बिक रहा है, उसको बंद करवाइए, माहौल खराब हो रहा है, असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही है। लोगों का ध्यान विकास कार्यों में नहीं है, गांव की शांति व्यवस्था हम कैसे रखें इस पर ज्यादा लोगों को चिंता है। और आज हम इसी के तहत गांव-गांव में महिला कमांडो का जो गठन हो रहा है उनको सहयोग करके उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप महिला कमांडो बनाइए, गांव की शांति व्यवस्था बनाइए। उनको जहां पर जरूरत पड़ता है, कहीं किसी को साड़ी देना है
या कुछ भी और भी सामग्री देना है, तो उसमें हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं गांव में, ताकि लोगों को एक समुचित जो शांति व्यवस्था होनी चाहिए गांव में, जो माहौल होना चाहिए, जो शांत वातावरण होना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आज आवश्यकता हो गई है। विधायक जी, जब खैर आप तो उस समय विधायक नहीं थे पिछली सरकार में, लेकिन जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसके मुखिया लोगों ने गंगा जल की कसम खाई थी, और कसम खाने के अलावा उनका वादा था, घोषणा पत्र में भी था कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो प्रदेश में हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन अंततः पार्टी मुकर गई और शराबबंदी नहीं हुई। गंगा जल वाली कसम तो खैर गंगा जल की कसम नहीं है इसमें, भले विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचारित करती है, और यदि कांग्रेस के शासन में यदि शराबबंदी नहीं हुई, तो यदि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है तो उसकी पुनरावृत्ति उनको नहीं करनी चाहिए। उनको एक नई सोच के साथ में, कांग्रेस की जब सरकार रही तो वो स्थिति नहीं थी आज जो बदतर स्थिति आज कानून व्यवस्था की है। आज आपको लगता है कि ये जो शराब है और शराब जैसे अन्य जो नशे हैं, इनसे हमारा समाज बिगड़ रहा है और तमाम अपराध घटित हो रहे हैं? बिल्कुल। आज आप पेपर समाचार पत्र देख लीजिए, आज मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि रोज कहीं न कहीं दुर्घटनाएं घट रही हैं, असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, लूट, चोरी, डकैती, चाकूबाजी। अभी हम 2-3 कार्यक्रम में गए, स्कूल में चाकूबाजी हो रही की घटनाएं घटी है जी। यहाँ तक स्थिति है कि हम 7 बजे के बाद ग्रामीण क्षेत्र में हम जाना बंद कर दिए, इसलिए कि गांव का माहौल इतना बदतर हो चुका है कि आप 7 बजे के बाद भी यदि कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपके साथ भी कोई घटना घट सकती है। आज पुलिस असहाय महसूस कर रही है कि आज जो असामाजिक गतिविधियों के सामने में वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपकी सरकार आती है, आपको दोबारा टिकट मिलता है, अभी जब आने वाले समय में फिर से चुनाव होंगे, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या हमारे प्रदेश की जनता उम्मीदें कर सकती है कि घोषणा पत्र बनते समय आप इस बात को रखेंगे कि हमारे प्रदेश में शराब बंद होनी चाहिए? क्या आप शराबबंदी के समर्थक रहेंगे? देखिए, पिछले माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, शराबबंदी नहीं हुई, उसके बाद भी शांति व्यवस्था, असामाजिक गतिविधियों में बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा आपको देखने नहीं मिलता कि कहीं पर किसी गांव में कोई घटना घट रही है या कानून व्यवस्था शून्य है। और रही बात शराबबंदी की, तो अब आने वाले समय में जब भी सरकार यदि आती है तो ये एक बड़ा कदम होगा यदि शराबबंदी हो। शराबबंदी होनी भी चाहिए, मैं इसका पुरजोर समर्थन भी करता हूँ। विधायक जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि शराबबंदी होना चाहिए, इससे हमारा समाज एक गलत दिशा में जा रहा है, यूथ आइकॉन गलत दिशा में जा रहा है, और शराबबंदी का पूर्णतः आपने समर्थन किया है। अच्छा विधायक जी, आपने जब चुनाव लड़ा तो एक तरफ आप एक शिक्षक के बेटे, गरीब और किसान के घर से, और दूसरी तरफ मारवाड़ी धन्ना सेठ, तो एक धन्ना सेठ से चुनाव लड़ते समय आपके मन में कोई किसी प्रकार का डर या झिझक या कैसा लगता था आपको? कैसे जीतते आप चुनाव, ऐसा कुछ? जी, ऐसा है कि चुनाव तो हमेशा किसी भी हो, बड़ा छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, चुनौती स्वीकार करना चाहिए और किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ कि जो पुराने जो अनुभव थे चुनाव के, भले वार्ड स्तर में अपन पहले पार्षद बनते थे जी, वो मैदान बड़ा हो गया, लेकिन सिस्टम और जो चुनाव का जो प्रक्रिया है जी, वो तो लगभग वही रहता है। तो ये सब अनुभव मिला भी, और सामने वाले प्रत्याशी से कोई ऐसा डर तो नहीं लगा, लेकिन मन में हमेशा ये जरूर बात रही कि आर्थिक रूप से हम कमजोर पड़ सकते हैं करके। लेकिन लोगों का जो जन समर्थन, जो आशीर्वाद हमारे प्रति जो रहा, उसके सामने में धन बल काम नहीं आया उसके सामने में। कुल मिलाकर जो जनता है उसने धन और बल को ठुकरा दिया और एक ईमानदार बेदाग छवि वाले नेता को चुन लिया, और वो नेता हमारे साथ बैठे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है विकास से संबंधित होगा। आप विधायक हैं,
आपकी विधानसभा में कुल कितने गांव हैं और कितने लोग रोज आते हैं आपसे मिलने के लिए? किस किस प्रकार की मांगे आती हैं? क्या लगता है आपको विधानसभा में क्या विधायक निधि पर्याप्त है, या आपको कितने करोड़ रुपए आपकी विधानसभा को मिले जिससे आपकी विधानसभा की सभी जरूरतें पूरी हो सकें? देखिए, हम लोग को 4 करोड़ रुपए हमारी निधि है, उसमें 1 करोड़ प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से मिलता है, जो हमको नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के को दे दिया जाता है जी। हमको मात्र 3 करोड़ रुपए मिलता है। और 160 गांव के आसपास हमारी विधानसभा में जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, उसमें हम लोगों को बहुत सोच समझ करके, बहुत सी प्राथमिकताओं को ध्यान में रख करके वहां की राशि स्वीकृत की जाती है, जो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। क्योंकि और जो भी अन्य योजनाएं हैं सरकार की, उसमें कांग्रेस के विधायकों को बिल्कुल लाइन खींच करके अलग कर दिया गया है। मतलब 1 करोड़, 4 करोड़ में 1 करोड़ की कटिंग लगा दी जाती है। पहले सरकार कटिंग हो गई है, पहले और काट दिया उन्होंने। जनसंपर्क की जो राशि है 10 लाख रुपए, जी। उसमें भी आधा कहीं मिल गया तो बहुत ज्यादा मिल गया हमको, तो उसमें भी परेशानी हो रही है। और ये पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में चाहे वो डीएमएफ की राशि हो, किसी भी पार्टी का विधायक नहीं देखा जाता था, क्योंकि ये संवैधानिक पद है विधायक। तो आपकी जब सरकार थी पिछले समय, उस समय ऐसा नहीं होता था? बिल्कुल नहीं हुआ। पिछले भूपेश बघेल की सरकार में हमारे यहाँ के जो भाजपा के जो विधायक रहे, उसको पूरी राशि मिलती थी, डीएमएफ की पूरी राशि मिली, पूरा विधायक निधि का भी विधायक निधि पूरा मिलता था, जनसंपर्क राशि भी पूरा मिला, और अन्य जो भी योजनाएं हैं उसका भी उनको फायदा मिला। आप 4 करोड़ में 1 करोड़ की कटिंग हो गई, बचे आपके पास 3 करोड़। 3 करोड़ में क्या 160 गांवों में जो आपके पास मांगे आती हैं उन्हें पूरा करना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। सबको आगे पीछे कार्य करने का वादा कर सकते हैं, और ऐसा पूरा किया भी जा रहा है, और लोग समझ भी रहे हैं कि विपक्ष के विधायक है तो इनको कुछ। 2 वर्ष आपके कार्यकाल को पूर्ण हो चुके हैं। 2 वर्षों के दौरान आपके विधानसभा क्षेत्र के जनता ने आपसे जो मांगे रखी हैं, तकरीबन कितने करोड़ रुपए आपको दिए जाएं तो सभी मांगे पूरी हो सकती हैं? पहली बात तो यह है कि निधि है, ये कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए। निधि 10 करोड़ होनी चाहिए। 10 करोड़ की निधि होनी चाहिए, तो उसके बाद हमको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, कि किसी योजना की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10 करोड़ की राशि जो है वो विधानसभा के लिए पर्याप्त होगा साल में, यदि ये राशि बढ़ाई जाए तो। और साथ में जो कुछ और भी जो योजनाओं के माध्यम से जो कार्य स्वीकृत होते हैं, वो छुटपुट है, जो हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है जी। तो यदि राशि 10 करोड़ हो जाए तो इसमें सब पूर्ति हो सकता है। आपने इस बात को क्या विधानसभा में उठाया कि विधायक निधि की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाए, या उठाया या फिर उठाएंगे? नहीं, ये तो बात लगातार पक्ष विपक्ष के दोनों पक्ष के विधायकों के द्वारा बात उठाई गई है, लेकिन सरकार के पास फंड की व्यवस्था ही नहीं है, तो ये तो नहीं, हमें नहीं लगता कि ये सब हमारी मांगे पूरी हो पाएगी। क्योंकि जो आज जो स्थिति है, आम जनता को जो व्यक्तिगत लाभ देने वाली जो घोषणा है, उसके तहत विकास कार्य समुचित जो होना चाहिए वो संभव नहीं दिखता छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में अक्सर सुनाई देता था, लगभग वो हर साल करोड़ों रुपए का कर्ज लेते थे, और शायद अंततः 74,000 करोड़ रुपए तक के कर्ज तक वो पहुंच गए थे। वर्तमान की सरकार कैसी चल रही है? इसने अभी तक कितना कर्जा ले रखा है? देखिए, वर्तमान सरकार तो टोटल कर्जे में चल रही है। भूपेश बघेल की सरकार में तो बहुत से हमारे राजस्व की वसूली और बहुत सी ऐसी कुछ योजनाएं थी, मतलब उसके माध्यम से भी कुछ पूर्ति हुआ। लेकिन आज जो स्थिति है, आज एकमात्र महतारी वंदन जो योजना है, आज सरकार को पूरा महीने भर इसको इकट्ठा करना पड़ता है कि राशि हमको महीने के आखिरी में इसको बांटना है करके। तो इसमें जो बोझ है, प्रदेश आज कर्ज में डूबते चले जाएगी। और हम तो चाहते हैं कि जो ऐसी योजनाएं हैं
जब तक ऐसी योजनाएं चलेगी तब तक विकास कार्य तो बिल्कुल संभव नहीं है। और आने वाले समय में आज अब देख रहे हैं 2 साल हो रहे हैं और कहीं पर कोई नया कोई रोड नहीं दिखता, कहीं पर कोई जो समुचित जो विकास होना चाहिए, विकास कार्य ठप हो चुके हैं, विकास कार्य ठप हो चुके हैं। और आज जिस उद्देश्य से हम लोग विधायक बने हैं वो वहां पर हम लोग को बहुत ही एक मन में निराशा महसूस होता है कि जो सोचकर हम लोग बने हैं लोगों की अपेक्षा में खरा उतरेंगे करके, लेकिन वहां पर सब समस्याओं का जो निराकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो बेबाकी के साथ विधायक जी ने आज हमारे सवालों का जवाब दिया और चूंकि विधायक जी के पास समय कम है, इन्होंने बहुत हमारे निवेदन करने पर इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला हमसे चर्चा करने के लिए। हम मिलेंगे फिर से अगली कड़ी में और एक बार फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहेंगे जनसंवाद न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ, हम दूसरा एपिसोड भी प्रकाशित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवाहर। युवाओं के लिए बड़ा राजनीति जो है ग्लैमर का विषय बन गई है, तो आने वाले युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, यूथ आइकॉन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है सर आपका युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि सबसे पहले तो रोजगार के क्षेत्र में अपने आप को पहले आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिना रोजगार और बेरोजगारी एक अभिशाप के रूप में है। और हम देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी की स्थिति हमारे प्रदेश में है, असामाजिक गतिविधियां यहीं से बढ़ रही है। आज जो हमारे युवा नशे के गिरफ्त में है, ये सब बेरोजगारी का ही एक जो जिस दिशा में जा रही है जो हमारा जो ये समाज है पूरा युवा, तो हम तो यही चाहेंगे कि प्राथमिकता यही होगी कि ये अपना बहुत बढ़िया शैक्षणिक स्तर को सुधार करके बढ़िया सा कोई नौकरी चाकरी करे, स्वरोजगार के क्षेत्र में जाए। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही आदमी की बेरोजगारी दूर करे। तो चाहते हैं कि छोटा मोटा अपना व्यवसाय करके अपने जीवन स्तर को सुधारे पहले, उसके बाद आज समाज हित में काम करें, धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े, अपने घर परिवार को संवारें। क्योंकि आज स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि आज जो माता पिता है वो अपने जो भी युवा उनके पुत्र है पुत्री हैं, उनके रोजगार के बारे में वो ज्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं और कैसे भविष्य हम संवारे बच्चों का। तो हम तो यही चाहेंगे कि अपने स्तर को ही अपने आप खुद इनको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में युवा अपना जो जीवन है उसको संवार पाएंगे। धन्यवाद सर।